क्या था वो क्वेश्चन एक्चुअली, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसका? जैसे कल एक क्वेश्चन था ना, जैसे एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इम्प्लाई एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, और इसका क्या डेफिनेशन है? इफ एंड ओनली इसका डेफिनेशन है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या कंडीशन लिखते हैं हम लोग? एट ऑल पॉइंट्स वेयर, ये था डेफिनेशन, आप चेक कीजिए डेफिनेशन क्या लिखते थे, वेयर लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, यही लिखते हैं ना, ये है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आई थिंक उसमें ऑप्शन में ये दे रखा था, जो क्वेश्चन कल हम डिस्कस किए थे, तो उसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, जो बी ऑप्शन हमने लिखे थे, तो वहां पे ऐसा लिख रखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यही है ना क्वेश्चन जी सौरदीप, जो आप कह रहे थे? चेक कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट डेफिनेशन क्या कहता है इसका? इसका जो डेफिनेशन वो ये कहता है कि उस पॉइंट पे चाहिए आपको जिस पे कॉन्टिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है सारे आर पे होंगे, तो वहां पे हमने कल मिस्टेक किए थे क्वेश्चन में, देखिए। तो ये होता है कि डेफिनेशन इसका ये है ना कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड सीडीएफ के इक्वल होना चाहिए। जरूरी नहीं हर रियल नंबर पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उन पॉइंट्स पे जरूर होने चाहिए जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है। और जरूरी थोड़ी है कि सीडीएफ हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ तो कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है ना, वो तो जहाँ जंप पॉइंट जरूर होंगे, या मिक्स का सीडीएफ जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, है। सो आई थिंक दैट्स वाई ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की वजह से। ठीक है जी, देखिए कल वाला क्वेश्चन। हाँ सर इसका क्यों नीड पड़ता है एट ऑल पॉइंट्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस? हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ये जो आपका सीडीएफ है तो एन पे डिपेंड करेगा। ये डेफिनेशन है कि मतलब हम बोलेंगे एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, अगर इसकी लिमिट इसके इक्वल हो उन पॉइंट्स पे, एटलीस्ट उन पॉइंट्स पे जिस पे ये सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस है, जिस पॉइंट पे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यू कैन नॉट से कि x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल रियल नंबर पे ऐसा होगा, क्योंकि जब आप लिमिट लगाएंगे जहां पे सपोर्ट n पे डिपेंड कर रहा है तो वो शिफ्ट करेगा ना। तो कहने का मतलब जो जंप पॉइंट्स, चलो मान लो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट रैंडम में जरूरी है कि जिस पॉइंट पे यहां जंप होगा उसी पॉइंट पे यहां पे जंप होगा, जरूरी है? सीडीएफ, जब आप डिस्क्रीट का सीडीएफ लिखते हैं तो क्या करते हैं, डिस्क्रीट में जिस पॉइंट पे मास होता है उस पॉइंट पे सीडीएफ में जंप होता है। तो क्वेश्चन ये है क्या, जैसे एग्जांपल, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक्स एन इज बर्नौली, अच्छा 1/n ले लिया, तो दो पी हो गया 1/n। कुछ ऐसा लो जहां सपोर्ट डिपेंड कर रहा हो पैरामीटर पे, ऐसा कोई बताइए क्वेश्चन जहां सपोर्ट में n हो, लिख रहे थे। जैसे एक्शन क्या होगा जहां सपोर्ट में n होगा? सर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के केस में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, हाँ हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ जहां पे, जैसे अभी तो बर्नौली लिख दिया तो उसमें तो ये हो गया ना कि यहाँ 0 1 पे जंप है, तो वहां भी 0 1 पे जंप होगा, है ना, ये चीज है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि n टेंस टू इनफिनिटी लगाने पे इसका सपोर्ट और उसका सपोर्ट सेम ना हो। अभी तो क्या है कि xn का सपोर्ट 0 1 है और x का सपोर्ट क्या आएगा, ओके ओके ठीक है, ओके चलिए, तो यहाँ से भी काम हो जाएगा। ये कहाँ पे कन्वर्ज करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताइए मुझे, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? डिजनरेटेड जीरो। हाँ, अब आप सोचिए, आप जो पूछ रहे थे क्यों जरूरत है, अगर ये कंडीशन नहीं लिखेंगे ना तो हो सकता है कि दैट विल नॉट कन्वर्ज, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पूरे आर पे सेम सपोर्ट जो यहाँ पे होगा, मतलब सपोर्ट का मतलब जो रेंज यहाँ पे वही रेंज वहां पे होगा, जरूरी नहीं है ना।
तो इसका क्या मतलब है, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बताइए इसका जो CDF है एफ एक्स एन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन विच पॉइंट, कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन CDF कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, R एक्सेप्ट 0 1, यही ना। और जब आप कह रहे हैं कि x जो आएगा वो डीजेनरेट आएगा किस 0 पे, चेक कर लीजिए बाकी लोग। सो आप कह रहे हैं डीजेनरेट 0 पे, तो ये x मान लेते हैं 0 है, डीजेनरेट है। तो ये जो CDF ऑफ x है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चलिए यही मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 2 है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 0 एंड 1। यहाँ पे देयर इज जस्ट 1 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या है वो, सिर्फ 0 है। तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि इसका जो लिमिट है वो CDF की इक्वल हो, और ये किस पॉइंट पे हो, जब x जहां जहां कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे तो होने चाहिए। तो x कहां कहां कॉन्टिन्यूअस है, चेक कीजिए एक बार ठीक से। तो ये डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, ये कोई थ्योरम नहीं, द डेफिनेशन में ये कंडीशन है। तो आई थिंक यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R था, इसीलिए तो हमने A ऑप्शन D ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिए थे, B तो ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा, इसलिए C सही है वहां पे। एक्चुअली जो कल हमने B लगाए थे गलती, मतलब वो मेरी मिस्टेक थी। तो ठीक है जी, देख लो एक बारी। अब प्रूव कैसे करेंगे, हाँ कैसे ट्रू होगा, हाँ एग्जैक्टली, अब उसको प्रूव करना पड़ा क्योंकि A B और D तो A B और D डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि A तो था कन्वर्जेंस इन आई थिंक सेकेंड मीन, एक था ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, तो वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमें गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन था। और ये तब होगा जब ऐसा लिखेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है कि फॉर ऑल, तो जरूरी नहीं हर रियल नंबर पे लिमिट सेम होगी। जैसे इसी में आप देख लो, इसी में तो चलो यहाँ पे हो भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, जैसे मैं अगर ले लूँ नॉर्मल में ही, चलो अभी ऐसा ले लूँ कि x1 x2 xn इज IID नॉर्मल 0,1/n। तो बताइए xn कहाँ कन्वर्ज करेगी, xn विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, CDF निकालना है। बताइए क्या होगा। तो अगर हम थ्योरम लगाए तो xn माइनस 0/1/√n वेरिएंस है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। अब मैंने कहा है कि इसका CDF अगर लिखे हम तो लेस देन इक्वल टू z होगा, है ना, या उसी का CDF लिख के देखिए। एक काम करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ xn, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn लेस देन इक्वल टू n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn माइनस 0/1/n का रूट लेस देन इक्वल टू x माइनस 0/1/n का रूट। तो जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो z हो जाएगा, और ये क्या बनेगी, अच्छा ये डिपेंड करेगा x पे ना, क्योंकि ये तो √n टाइम x हो गया, ये तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, सिंप्लीफाई होके √n टाइम x हो गया। तो ये डिपेंड करेगा x आप क्या लेते हैं, राइट। तो x अगर पॉजिटिव है तो 1 है ना, x अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, देखिए। तो मेनली मुझे इसको CDF बनाना है, मान लीजिए। सो x अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, 1 आएगा, और नेगेटिव है तो 1 आएगा, नेगेटिव है तो 0, पॉजिटिव है तो 1। 0। और चूंकि मुझे इसको CDF बनाना है, कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो इसलिए हमने 1 लिया। वही कॉन्सेप्ट वहां भी उन लोगों ने लगा रखा है एक्चुअली। सो ये क्या हो गया, ये कहाँ कन्वर्ज कर, ये पूछ रहा था आपसे, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहाँ कन्वर्ज किया है ये, डीजेनरेट एट 0। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि CDF जो है इसका, xn का CDF कहीं पे xn का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल है, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन R। सो इसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, एंड यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कहाँ पे, सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये
जो अगर हम लिखते हैं एफ एक्स एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स ऑफ एक्स, तो ये तो डीजेनरेट हो गया ना, ये तो डीजेनरेट का सीडीएफ है। तो देर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या है पॉइंट ऑफ जीरो, है ना। तो यहाँ पे देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हियर इज अ वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जीरो। तो कहता है लिमिट एटलीस्ट उस पॉइंट पे इक्वल हो। तो वैसे अगर वहां लिखेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या ऐसा हो रहा है हर जगह ये भी कॉन्टिन्यूअस है? इट्स नॉट। तो इसलिए एटलीस्ट उस पॉइंट पे लिमिट हमें देखना है जहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ है? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो हमें बस इस पे देखना है कि लिमिट, इस x के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जीरो को छोड़ के, एट ऑल द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसको आपको कॉन्टिन्यूअस कहां पे है? ये जीरो को छोड़ के कॉन्टिन्यूअस है। तो लिमिट हमें देखना है उन पॉइंट्स पे ही, r माइनस जीरो पे देखना है लिमिट। और इसीलिए अब मुझे वो भी क्लियर हो गया, वो जो जैम वाला एक क्वेश्चन था जहां अल्फा बीटा गामा आया था, उसमें क्यों हाफ को इग्नोर किया हुआ है। फिर से देखो आप, अगर मैं यहाँ x को जीरो लिखता तो क्या होता है, ये यहाँ x को अगर आपने जीरो लिख दिया तो z लेस देन इक्वल टू जीरो, हाफ होता, बट हाफ तो होगा ही नहीं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज वी ओनली हैव टू सी द लिमिट वेयर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमें लिमिट उन पॉइंट पे ही निकालनी है r माइनस जीरो पे, r माइनस जीरो पे निकालिए लिमिट, जीरो पे लिमिट नहीं निकालनी है, r माइनस जीरो पे। देन यू मेक इट अ सीडीएफ। तो उसके लिए हमें वन को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा ना मुझे, तो कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, राइट कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो ठीक है सर। ओके, तो ये ठीक है। बाकी अब चूंकि ए बी डी डिस्कार्ड हो गया तो सी सही है। अब सी क्यों सही है? तो उसका हमें प्रूफ लिखना पड़ेगा, है ना। कल तो हम ऐसे गेस कर रहे थे कि नहीं होगा, मतलब क्योंकि मैं बाकी बी करेक्ट, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था ना, तो बी ट्रू कर दिया, बाकी फॉल्स हो गया था। लेकिन अच्छा एमएसक्यू उसमें हमें, क्योंकि मेनली वहां पे ना मिनिमम लगा दिया, मिनिमम ऑफ 1 एक्स एन माइनस एक्स। तो इन जनरल क्वेश्चन कौन सा था? कल का एक क्वेश्चन देखिए जहां पे दे रखा था एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। देन एक में था कि xn will converge in 2x in second mean, xn will converge almost surely to x, और एक ऑप्शन था expectation of minimum 1 mod xn minus x, this limit is 0 expectation की। और एक था ये ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था। कल वाला नोट्स खोल के देखिए, क्लास ग्रुप में भेजा होगा ना, देखिए एक क्वेश्चन इसमें बी ऑप्शन ये था। तो हमने ये लगाए थे, बट इट इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, इसीलिए। ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शन बचे, बाकी गलत हो गया तो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। तो कल हम लोग ये वाला सॉल्व कर रहे थे, क्या यही असाइनमेंट कर रहे थे कल? इसको क्या हो गया? तो 1719 यही थर्ड वाला है। हाँ ये कर रहे थे ना। पता नहीं इसको कभी कभी बीमारी हो जाता है, ये ओपन ही नहीं होता है। सर अलग से असाइनमेंट नहीं है क्या इस पे लिमिटिंग का? टॉपिक वाइज ना, लिमिटिंग का है, जैम गेट का है, नेट का अलग से नहीं बनाएगा। उसको मैं बोला हुआ हूँ बनाने के लिए, अभी मिल जाएगा कुछ दिन में। वो टीम वालों को मैंने बोला, जैसे जैम गेट का हमने बना रखा है ना, हर टॉपिक वाइज अलग अलग जैम का अलग गेट का है, तो वैसे नेट का भी हमने बोल रखा है, लेकिन वो प्रोसेस में होगा, तो वो भी मिल जाएगा आपको। सर हेलो। हाँ जी। आपने अभी जो 44 में उसको रॉन्ग प्रूफ किया है बी वाले को, राइट? जी जी जी। बिकॉज वो रियल नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है कि लिमिट हर रियल नंबर पे सेम आएगी। ओके, जैसे यहीं पे एग्जांपल ले रहे थे हम, अच्छा अच्छा। कि जैसे नॉर्मल 0 1 है ना, तो यहाँ पे होता है कि एक डेफिनेशन में ये रहता है लिखा हुआ कि दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू दिस एट ऑल पॉइंट वेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो उसी पॉइंट पे लिमिट, इसकी लिमिट इसके इक्वल आएगी उन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है। और जरूरी थोड़ी है कि सीडीएफ पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, जरूरी नहीं है ना। जैसे डिस्क्रीट में तो सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है, या मिक्स में भी नहीं होगा, इसीलिए। अब ऐसा थ्योरम होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी होगा। यस। और प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करने का कोई रिस्ट्रिक्शंस दिया भी नहीं है क्वेश्चन में। नहीं 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 नहीं, इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस? इसका डेफिनेशन क्या है? अब बुक खोल के देखिए या कहीं पे देखिए क्या डेफिनेशन है इसका। अच्छा वो ऑप्शन में x बिलोंग्स टू r दे दिया इसीलिए गलत। हाँ एग्जैक्टली, इसकी वजह से गलत हुआ है, वो तो ठीक है, गलत इसकी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये रहता है कंडीशन।
यस सर, ओके अगर वो प्रोबेबिलिटी और को ये कन्वर्स कर रहा है सबसेट तो ऑफ वो आर इसके है। लिए अप्लाई कर रहा है। हाँ, ये सबसेट ऑफ आर है एक्चुअली। ओके ओके। तो जरूरी नहीं पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कुछ जरूरी मतलब यहाँ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन जो सी डी एफ है वो पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सी डी एफ कॉन्टिन्यूअस होगा, वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है। बट वहाँ क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं मेंशन किया कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही है, डिस्क्रीट होगा तो दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और आर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ओके सर। ये मुझे लग रहा है आज इसको फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ओपन होगा नहीं तो फिर इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखने में गया। ये फर्स्ट, यस ये तो उसका है ना, जेनसन्स इनइक्वालिटी लगाइए, यस सर। जेनसन्स पे देखिए ट्राई करके। लेकिन इन्होंने बोल रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ e के पावर x इज इक्वल्स टू बोल रखा है। इक्वेशन 1 रखा है, तो एक मिनट रुको, इसको मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ। यहाँ तो इनइक्वालिटी होता है। देखिए उसमें लगाइए, जेनसन्स इनइक्वालिटी लगाइए, हो जाएगा। सर पवन सर का क्लास फ्रिक्वेंटली रहता है? कौन सा क्लास? फ्रिक्वेंटली रहता है क्या, मतलब स्पेशल क्लास टाइप का? नहीं, उनका क्लास तो पता नहीं, वो तो लेनी, अभी दो बीच में 2 दिन क्लास हुआ था उनका। हाँ सर, मैंने देखा था, उनका पड़ा हुआ था टेस्ट सीरीज के लिए, उसका डिस्कशन के लिए। हाँ, तो उसका भी क्लास होगा, उनका भी अभी अभी मैं ले रहा हूँ, तो मेरी जगह उनका तो पता नहीं रेगुलर रहता नहीं है, मैं पूछता हूँ तो क्या है। अभी तो नहीं हो रहा है, वो आगे होगा, जो टॉपिक कुछ टॉपिक वो पढ़ाएंगे अभी। तो सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे वो कौन सर? अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं, अभी तो डिसाइडेड नहीं है जो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा अच्छा कई सारे अच्छा। बैचेज हैं तो। तो बेजियम तो बहुत अच्छा कराया था। हाँ, तो वो अभी होगा जो टॉपिक वो, यस सर। तो दोबारा वो डिटेल में, तब तो ब्रीफली पढ़ा रहे थे, पीवाई क्यू बैच था ना, तो अभी थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। क्या हो जाता है भाई इसको, लग रहा है आज थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा क्या? तो नहीं तो ऐसी असाइनमेंट ग्रुप में भेज के देखना पड़ेगा, या लिख देता हूँ मैं क्वेश्चंस, नहीं तो इसमें लग रहा है आज खुलेगा नहीं, पता नहीं क्या इसका प्रॉब्लम है। एक तुमने डिस्कस कर रखा था, इसका डिस्कस शायद कर रखा है। यस सर ये वाला हो गया है। हाँ, ये वाला तुमने कर लिया था, तो
पहले में क्या दिक्कत आ रहा है आपको? इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिंगल करेक्ट है। ये तो इसी की हेल्प से जो गिवन कंडीशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर एक्स ई के पावर, इसी से निकालना होगा ना। हाँ जेनसन से इनइक्वलिटी में तो इनइक्वलिटी आता है, यहाँ पे इक्वल की बात किया है। जी जी जी। पहला तो होगा ही नहीं। आपको गिवन है कि ई की पावर जो एक्स है, मतलब ये एम जी एफ टाइप का होगा ना लेफ्ट साइड, तो एम जी एफ एट 1, ओके, और वो है ई की पावर म्यू, वो इक्वल है। तो एम जी एफ एट 1 इज ई की पावर म्यू, एग्जैक्टली इक्वल कह दिया ना ये तो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स कह दिया। तो ऐसा कौन से रैंडम वेरिएबल में ऐसा होगा बताइए? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर मिलेगा आपको? क्या सिंप्लीफाई करना है सर? हाँ बरो, ई ऑफ, जैसे अगर यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्सपेक्टेशन एक्स, तो ऐसा क्या लगता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, किस डिस्ट्रीब्यूशन पे ये फिट हो सकता है? तो सोचना पड़ेगा। एक तो देखिए डी जनरेट एट 0 काम आएगा, डी जनरेट एट 0 हो जाएगा, डी जनरेट एट 1 काम आएगा, वो भी हो जाएगा। बट उससे तो नहीं बोल सकते ना, वो तो काउंटर एग्जांपल के लिए सही है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल के लिए वही बोल रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अभी वही एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ। इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कौन कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो सकता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। मैं बोल रहा हूँ अगर x ऐसा होगा, इफ x इज डीजेनरेट एट 0, मतलब x इज अ कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ से ex तो 0 हो जाएगा, और वहां से अगर फाइंड करेंगे आप, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 इज 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 जो है 1 के इक्वल है। सर जैसे एमजीएफ का फॉर्म लिखा हुआ है हाँ और लॉग ले लेते हैं तो केजी सीजीएफ का फॉर्म हो जाएगा उसका, केजीएफ का। ये एम जैसे जी लॉग एफ एमएक्सटी एट होता 1 है। है और ये ई की पावर म्यू है। यस सर, तो लॉग एमएक्सटी जो होगा वो म्यू के बराबर हो जाएगा। हाँ, log ऑफ एम जी एफ एट 1 इज म्यू। हाँ, यस सर। एक तो ये वाला तो सेटिस्फाई करेगा। अगर लॉग मैं जो होते x, हैं वो हमारे कम्युलेंट होते हैं। हम्म, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछ के उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मुझे देख तो ये समझ आ रहा है ऐसा तभी होगा जब x डीजेनरेट होगा, आई थिंक सो। और एक एक एग्जांपल वो तो है। नहीं, एग्जाम्पल नहीं है ये, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा अब, इफ एंड ओनली इफ x इज डीजेनरेट, है ना, एट 0 और 1, ये बस आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हम ऐसा सोच रहे थे एक्स के लॉग एक्स क्यूब रखा जाए, तो ई के पावर लॉग एक्स क्यूब ई के पावर एल एन एक्स एक्स दे देता है, तो यहाँ ई के पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। बी थर्ड सेकेंड ऑप्शन के लिए। अच्छा तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि ग्रेटर देन पे लेस देन इनइक्वलिटी होता है, हम्म जो मार्कोव इनइक्वलिटी है। हम्म पहला तो रॉन्ग ही है। और सिंगल करेक्ट है ना, तो वेरिएंस x 0 नहीं होगा। तो देखो हमें काउंटर एग्जांपल ये मिला है ना, इसका वेरिएंस 0 है, इन इसका दोनों वेरिएंस में 0 है। वेरिएंस x 0 है, तो ये काउंटर एग्जांपल है, तो गलत कहने के लिए एक एग्जांपल काफी है। यस सर। और यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है e ऑफ एक्स क्यूब और ई एक्स का होल क्यूब, तो दोनों में उसमें ई एक्स 0 आएगा, इसमें ई एक्स, ये तो ट्रू आ जा रहा है। और कह रहा है x इज मोर देन इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली।
अगर x को मैं -1 रखूं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 रखूं तो क्या सेटिस्फाई करेगी? यस। देखो यहां से मुझे ऐसा लग रहा है, आप ये प्रूव करके देखो, इफ एंड ओनली इफ x इज डीजेनरेट एट सम k, ऐसा होगा, k रख के देखिए। सो x इज डीजेनरेट एट, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होगा, दिस होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ x इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, वरना ट्रू ही नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा तभी होगा क्योंकि e की पावर x 1 1 फंक्शन है, 1 1 तो है ही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और वो क्या हो जा रहा है सीधा सीधा, कॉन्वेक्स फंक्शन है ना e की पावर x, तो हाँ e की पावर x तो कॉन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है, तो इससे देख लीजिए, तो ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल है इसको गलत कहने के लिए, है ना, ये काउंट, बाकी तो वेरिएंस सबका जीरो है, इन तीनों का मतलब वेरिएंस तो हमेशा जीरो होगा, है ना, ये होगा तो इफ एंड ओनली वेरिएंस इज जीरो, तो इफ एंड ओनली इफ वेरिएंस इज जीरो, है ना, डीजेनरेट में इफ एंड ओनली इफ होता है, वेरिएंस जीरो। तो अच्छा, आप प्रूव कर सकते हैं यहाँ से वेरिएंस जीरो, यहाँ से हो जाएगा। देखिए एक काम है ना, हम थ्योरम जानते हैं, वेरिएंस एक्स इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज डीजेनरेट। तो अब आपका टास्क ये है, क्या आप यहाँ से डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं? हो जाएगा, करके देखिए जो आप कर रहे थे, आप डायरेक्टली प्रूव करके दिखाइए कि इसको है, इसके हेल्प से वेरिएंस एक्स होता क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर है, और आप इसको Yes, यूज sir. करके दिखा दीजिए वेरिएंस जीरो है, और अगर आपने वेरिएंस जीरो दिखा दिया तो ये खुद ही आ जाएगा, एक्स इज डीजेनरेट, है ना, एक्स इज डीजेनरेट। अब दिखा पाएंगे, दिखाइए, हो जाएगा। जैसे आप करते हैं लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लीजिए, क्या होगा, यस सर, ई की पावर एक्स स्क्वायर के लिए दिखाना है तो log एक्स स्क्वायर रखें, हाँ तो यहाँ ई की पावर एक्स स्क्वायर टू ई की पावर, एक्स अगर रैंडम वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर भी एक रैंडम वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे एक्स तो इन जनरल हम एक्स स्क्वायर रख दे तो क्या होगा, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, तो ये तो ओके हो जाएगा, है ना, ये तो होगा क्योंकि एक्स डीजेनरेट है। सर वेरिएंस तो अरे डायरेक्ट ही आ जा रहा है जीरो। हम्म वेरिएंस कैसे आ रहा है जीरो, क्या कह रहे हैं आप? वही सब कह रहा था, जैसे log mxt करते हैं तो हाँ उसको जो डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू जीरो करते हैं, हाँ हाँ, तो यस यस, तो सर पहली बार में तो मतलब log सिंपली म्यू रहेगा और डिफरेंशिएट करने पे हमारा जीरो हो जाएगा उधर, तो जो k2 हमें मिलेगा वो जीरो ही मिलेगा। हम्म हाँ तो सर k2 ही हमारा वेरिएंस होता है, हाँ तो सर वेरिएंस जीरो हो जाएगा ऐसे केसेस में। या ऐसे भी एक्सपेक्टेशन ई के mxt के इसका डिफरेंशिएट करे तो ई की पावर म्यू ही रहेगा। हम्म टी इक्वल्स टू जीरो पुट करना होता है ना, तो हाँ वो तो मान लीजिए ये आएगा। हाँ लेकिन जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आपका उधर जीरो हो जाएगा ना। दोनों तरफ ई की पावर -1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, तो टी को 1 ना, ठीक है, उसमें x-1 आ जाएगा, कुछ नहीं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आ जाए ये प्रूफ थोड़ा देखने पड़ेंगे। इसको दिखा दीजिए, तो ये तो करेक्ट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर कह रहा है, तो अभी के लिए ए को अगर जीरो रख देते, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो, ज़्यादा होगा ई की पावर -a से,
जरूरी नहीं ना। जैसे मान लीजिए है ना, ये तो गलत हो जाएगा। इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ए को मान लीजिए आप -1 है, या -1 क्या, ए को 0, इसके लिए मान लीजिए +1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। बोल रहा है 0 मोर देन इक्वल टू, है ना, ये यहाँ से लिखेंगे e की पावर -1, ये तो गलत है ना, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना, हमने डिस्कार्ड कर दिया ऑप्शन को उसके हिसाब से। बट आपका ये थ्योरम है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो जी कोई कॉन्वेक्स फंक्शन है, आई थिंक जनरलाइज भी कर सकते हैं क्या, जी कोई कॉन्वेक्स फंक्शन, व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेट जी बी अ कॉन्वेक्स फंक्शन। ये जो जेनसेंस इनइक्वालिटी ना, उसमें इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जेनसेंस इनइक्वालिटी में एग्जैक्टली इक्वल कब हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। सो जी इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक, और सच दैट अगर मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, देन एक्स इज डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, आप चेक करके देखिए आप लोग, यस सर, ऐसा होता है ना। तो बस इससे आ गया। है। तो इसमें इक्वलिटी के लिए यहाँ दिखाता है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू सी अगर 1 है तो इक्वलिटी होल्ड करेगा। देखिए ये थ्योरम मिल गया है ना, सो हम सही सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये थ्योरम है। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी इज इक्वालिटी इफ एक्स इज अ कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, क्योंकि अगर डीजेनरेट है तो हो ही जाएगा ना। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है जो मैं कह रहा था आपसे, ठीक है, फाइन। Equality if and only if phi is a linear function on some convex set, x belongs to a is 1, ये सर लीनियरिटी का कंडीशन दिया हुआ था। है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ ये है। सर अबे सर कांस्टेंट का जो सम है वो 1 होना चाहिए। कांस्टेंट का सम 1 होने चाहिए। ये सर एक बुक में तो यही है। देखिए यहाँ पे है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, जेनसेंस इनइक्वालिटी इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स व्हेन द convex function is an exponential giving this where expected value are expected to sum of this। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, इक्वलिटी का क्या है, आई थिंक ये विकी ठीक है। कपूर ने दिया है सर, हाँ, विकी कपूर, अरे सॉरी, चेक कर सकते हैं, ऐसे मिल जाएंगे, बट मुझे लगता है ये ठीक है। रोहतकी में दिया है सर, हम्म नहीं, मैं तो रोहतकी ऑनलाइन में दिया ऑनलाइन है। चेक कर रहा था।
अच्छा इसमें देख लेते हैं रोहितगी में क्या कह रहा है। सो ठीक है, थ्योरम मिल गया, ठीक है ना। हाँ इफ एंड ओनली इफ है, इट्स फाइन, ठीक है। मतलब ऑनलाइन में चेक कर रहा था, जैसे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं ना, तो यहाँ पे या वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, मैथ्स टैक्स एक्सटेंस पे ये थ्योरम है। कह रहा है कि e एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर एक्सपेक्टेशन x इफ एंड ओनली इफ x इज डिजेनरेट। तो एटलीस्ट इसमें ना हो तो इसमें तो इफ एंड ओनली इफ है, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये थ्योरम डायरेक्टली है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर एक्सपेक्टेशन x इफ एंड ओनली इफ x इज डिजेनरेट। और यहाँ प्रूफ भी लिखा हुआ है। प्रूफ इन्होंने कैसे किया है कि इन्होंने ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो अभी के लिए ये रिजल्ट होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दिस इज फाइन, एक्स इज डिजेनरेट। तो इसमें ऑप्शन है ना सी 2 सही हुआ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो हम लोग इसमें तो कल देख रहे थे, तो मैं इसको बॉटम से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन से। बाकी जो भी क्वेरीज आप पूछेंगे तो क्लियर आएगा, है ना, तो क्लियर होगा ये। कहाँ से कहाँ पे थे हम लोग? 156 क्वेश्चन हैं, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। ये तो हमने किए थे ना, वो ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन टाइप का है, छोड़ो इसको अभी। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसका क्या आंसर आना चाहिए। कह रहा है एक्स एंड बी आई आई डी यूनिफॉर्म -1 2 रैंडम वेरिएबल्स
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्स बार कन्वर्जेस टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा के देखिए, है ना। और दूसरा है 1/2n समेशन दिस माइनस 1/2n दिस कन्वर्जेस टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली, सुप्रीमम ऑफ दिस is 2 almost surely and infimum is -1 almost surely. BCD होगा सर। इसका एक्सपेक्टेशन कितना है? इसका एक्सपेक्टेशन 1/2 a प्लस b बाई 2 है ना, 1/2। तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है एक्स बार कन्वर्जेस इन ऑलमोस्ट श्योरली टू ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये 1/2 और ये कह रहा है 0 पे जाएगी, तो गलत कह रहा है, ठीक। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके चला जाएगा 0 पे। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग आप लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान से दीजिए 2i है i फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ पे कितने रैंडम वेरिएबल है? i 1 2 4 6 8 10 ऐसा है ना, और x to n तक n है, तो 1/n, तो ऐसे हो जाएगा 1/2 इंटू ई एक्स, 1/2 माइनस, और यहाँ कितने हैं? यहाँ भी n है ना, 1 से n है, ठीक है। तो क्योंकि n ही है ना, एवरेज तो n ही होगा, सो ये 0 पे जाएगा, यस, है ना, जस्ट डिफरेंस हो जाएगा, तो ये तो ओके है। अब बोल रहा है कि सुप्रीमम ऑफ x1 x2 xn एंड सो ऑन। सपोर्ट में सुप्रीमम तो 2 तक ही ना, 2 ही ना होगा बस। सोचिए, बाकी लोग बताइए। बताइए, डिसाइड हुआ आप लोग का? तो ऑलमोस्ट श्योरली का मतलब है ना, तो अगर वैसे देखे, सो कोई रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू 2 ऑलमोस्ट श्योरली, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? लेस देन 2, और मैक्सिमम, इसका ये मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी सुप्रीमम ऑफ x1 x2 xn एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, दिस इज 1 2 is 1। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। यस सर। तो अब सोचिए, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? मान लो लेफ्ट साइड में अगर कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या होगा? लेस देन 2, और सुप्रीमम लेस देन 2 है, इसका क्या मतलब है? इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ईच हैज टू बी लेस देन 2। अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ये आएगा, अगर आप 1 माइनस लिखेंगे तो नॉट 2 का मतलब क्या? -1 से 2 ही हो सकता है, लेस देन 2, तो सुप्रीमम इज लेस देन 2, मतलब ईच वन इज लेस देन 2, है ना, मैक्सिमम वाला लेस देन 2 है। सो और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सो xi लेस देन 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है ना इसमें, तो लिमिट n टेंड्स टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? तो 1 आ जाएगी। तो वैसे कैसे डिसाइड करेंगे?
1 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये इंडिटर्मिनेट टर्म ऐसे आ गया। और इन्फिमा में -1 ऑलमोस्ट श्योरली। लेकिन ये है कि अगर आप लगाएंगे यहाँ पे, लेट्स से यू अप्लाई लिम सुप, है ना, ईच एक्सआई को 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोरल कैंटिलेमा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर उस तरह से हम सोचे कि वैसे तो है ना 2 होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ईच एक्सआई की, तो जो सीरीज आएगा सर ऐसे नहीं सोच सकते क्या, जो x1 x2 जो भी होगा हम्म, वो तो उसकी वैल्यू जो होगी -1 से 2 के बीच में ही तो लाई करेगी। हाँ ये तो -1 है। से 2 के बीच में वैल्यू लेगा, उसका सुप्रीमम तो 2 ही ना आएगा। अब वैसे आप सेट से सोच रहे हैं ना, बट ऑलमोस्ट श्योरली मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1। हाँ तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 ही नहीं होगी फिर। अगर कोई चीज ट्रू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही नहीं होगी। हम्म, श्योर श्योर है। और बहुत सारे रैंडम वेरिएबल आपके पास है ना यहाँ पे, बट मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे? आप तो ऐसे लॉजिकली कर पा रहे हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? यस सर, मैथमेटिकली। सर कंप्लीट कंप्लीमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एक्सरसाइज इज लेस देन 2, हाँ। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। हम्म, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर तो आना तो 1 चाहिए था, आना क्या ये चाहिए तो था? उसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं ना। हम्म, सिमिलरली आप इन्फिमम को -1 लेंगे, तो इन्फिमम -1 है, तो वैसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इन्फिमम मोर देन -1, तो ईच एक्साई मोर देन -1 होगा, तो वो तो 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया इसका मतलब, वैसे अगर करेंगे तो। हम्म, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है ना, ये तो रैंडम वेरिएबल है, तो क्वेश्चन है कि इट विल टेक वैल्यू 2 विथ प्रोबेबिलिटी 1, है ना, तो 1 तो नहीं होगा ना, 1 होने का मतलब ये है। अच्छा, ईच एक्सआई करस्पॉन्डिंग ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकालेंगे,
and then you will take the maximum value of xi's. सर अगर सुप्रीमम और इन्फीमम का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं, जैसे यहाँ पे तो इन्फिनाइट वैल्यूज है ना, सीक्वेंस है, वैसे Yes, आप sir. मैक्सिमम मिनिमम समझ सकते हैं आप। जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप अगर वैसे फिक्स करेंगे, मान लो मैक्सिमम ले लेते हैं हम कि x1 x2 xn है, मैक्सिमम कर दिया, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टाइप का समझ सकते हैं आप, अगर n फिक्स कर देंगे तो। इनफाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन इन्फिनाइट है, बाद में n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे, है ना, ये चीज़ है। जैसे मैं तो ऐसा सर लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज 2। सो क्या ये 1 होगा? क्वेश्चन ये है ना, ऑलमोस्ट श्योर कमा, यही तो है। बोरेल कैंटिलेमा यूज कर सकते हैं, हाँ वही आसान है, जैसे रहेगा। आपको ये सोचना है तो इसमें आप ये लिख सकते हैं तो मैंने सॉल्व किया था तो वही प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे कि सुप्रीमम के लिए। प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज -1। अब इसको सॉल्व करके देखिए, दिस इज 1, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, तो ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है, आपको ये चेक करना है। तो वैसे तो जैसे अगर बोरो कैंटिलेमा लगाएंगे तो क्या होता है इसमें, ये कहीं ना कहीं इनफाइनिटली ऑफन ही है, इसको आप समझ लीजिए कि जो मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जीरो इनफाइनिटली ऑफन, या मैं लिख दूं कि मैक्सिमम जो है ना, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप कि दिस इज 2, तो क्या ये वैल्यू 1 आएगी प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ये है। तो ऐसे तो अगर लिखेंगे तो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, समेशन प्रोबेबिलिटी सम एक्स आई बीइंग 2, ये कितना आ जाएगा? तो वैसे तो ये 0 हो जाएगा, कंटिन्यूअस है ना, लेकिन कंटिन्यूअस में आपको यू हैव टू डू, लग तो रहा है ट्रू हो जाएगा, बट क्वेश्चन है प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करें, ये है, प्रूफ देखना पड़ेगा। ऐसे आंसर की में क्या दिया, एक बार देखिए आंसर की है ना, इसका क्या दे रखा है, सर इसी में आंसर की है ना। हाँ चेक कीजिए, ऐसे में फिर जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा 140 था, तो 140 में अब ऐसे फिर मुझे जाना पड़ेगा। सी और डी करेक्ट है सर। अच्छा 140 BCD है ना, तो करेक्ट तो है, बट प्रूफ कैसे करेंगे, है ना, ए तो गलत है, तो यहाँ तो हमने ए गलत कर दिया, बट हाउ टू प्रूव, है ना, यही सोचना है। सो इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, मतलब वैल्यूज जो है 0 1 2 को टच कर रही है, सो करेक्ट तो है, बट मैथमेटिकली अगर प्रूव करना चाहे तो हाउ टू प्रूफ, है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना हम लोग। सर सी वाले में अगर बोरेल कैंटिलेमा करें हम्म, तो प्रूफ हो रहा है। कैसे? जैसे उसका थ्योरम यूज करते हैं, समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स एन माइनस का 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक अच्छा, है। यस सर। सो प्रोबेबिलिटी ये कह रहे हैं आपकी मॉड ऑफ एक्स एन -2, ये, यस सर। हाँ इसका समेशन क्या आएगा? यस सर। यस सर, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। तो व्हाट इज सम? अभी सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमा एज्यूम कर लेते हैं, हाँ। तो मैक्सिमा जैसे यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है तो इसका जो सी डी एफ होगा वो होगा x प्लस 1/3, और हम्म मैक्सिमम का जो सी डी एफ होगा वो होगा एफ एक्स की पावर n, तो इसका होल पावर n हो जाएगा। हम्म और अब इसको मॉड को ओपन करेंगे तो सर अगर एप्सिलॉन को अगर नेग्लेक्ट करेंगे बाद में तो ऑलमोस्ट दोनों वैल्यू सेम पड़ रही हैं, तो वो ओके, कट जाएंगी।
तो ऐसे ऐसे 1 माइनस करेंगे ना यहाँ पे, तो हमारा हम्म 1 ही बचेगा फिर रिमाइंडर में, लास्ट में। ठीक है। इसी हिसाब से देख रहा था मैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए मोर देन हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन, है ना, तो मोर देन को यहाँ सीरीज मुझे का दिखाना, इनफाइनाइट होना चाहिए ना, सीरीज का सम इनफाइनाइट होना चाहिए ना, दो नहीं नहीं, अगर मोर देन एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो जीरो आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन पे इनफाइनाइट होना चाहिए ना। यस सर, यस सर। तो अभी के लिए जीरो दिखाना पड़ेगा इसको आपको, तो अगर जीरो दिखा देंगे ये तो हो गया। सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए। हाँ नहीं, अगर आप आप, इसको 1 माइनस कर लीजिए, नो मैं प्रॉब्लम। सॉरी यहाँ से बोल रहा हूँ कि हमने मोर देन लिया ना, तो अगर ये ऐसा मोर देन एप्सिलॉन ले रखे ना हमने तो यस सर। तो इसके लिए ये इसकी कन्वर्जेंट सीरीज होने चाहिए। कन्वर्स कर। हाँ ये हम्म, कन्वर्ट करनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इनफाइनटली ऑफ एन जीरो हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन इनफाइनटली ऑफ एन, क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनटली ऑफ एन, तो दिस प्रोबेबिलिटी क्योंकि फाइनाइट हो गया तो ये जीरो आ जाएगा, यही ना। अच्छा मोर देन लिया था, एक मिनट यहाँ पे लेस, मोर देन। तो मोर देन में जीरो हो गया तो लेस देन में वन हो जाएगा। हाँ तो यही दिखाना पड़ेगा, वही कह रहा हूँ। सो हाउ टू यस प्रूव, सर। तो ये आपको प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। तो सर क्योंकि लेस देन पे ट्राई करते हैं, तो 1 को हाँ तो अप्रोच कर लेस देन रहा है। करेंगे तो वहाँ पे वो हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर आप यही यस चीज़ सर। यहाँ लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन, तो ये सीरीज ये आएगी, आपको दिखाना पड़ेगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सीरीज यहाँ। जो होना चाहिए डाइवर्जेंट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ से nth ऑर्डर माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन इनफाइनाइटली ऑफ एन, ये वन हो जाएगा। तो इससे आज यही प्रूव करेगा अप्रोच, यही कर रहा हूँ। तो ये आपको ओपन करके दिखाना पड़ेगा, बस यही है, यही अप्रोच है, ठीक है। तो वैसे दिख रहा है, देखिए सिंपली क्या होगा, सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होंगे ओमेगा में, उसके करस्पॉन्डिंग आप ईच एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कहाँ वेरी करेगी, -1 से 2 तक। और अगर एक भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 के नियर आती है तो मतलब वो सुप्रीम तो 2 ही हो जाएगी, ये चीज़ है। तो वैसे दिख तो रहा है, बट प्रूफ का ये अप्रोच रहेगा, ठीक है। Sir, second one, could you please explain once again? यस यस, Second option, हाँ बिकॉज दिस विल कन्वर्ज this and this will converge to same point, that's why difference is 0. You know x bar converges almost surely to half, expected, yeah. so अभी half बाहर कर दो, है ना, तो 1 by n summation x to I from 1 to n, there are n random variables here, so it is something like 1 by 2 x1 bar minus 1 by 2 x2 bar, it is like this, B option. So this will converge almost surely half into half minus half into half. What is a strong law of large number? So strong law of large number says x bar will converge almost surely to ex, and ex is half here. Okay, so both will converge to same point, that's why difference will be 0. Okay, Okay. yeah. जैसे ये ज्वाइंट का क्वेश्चन है, ज्वाइंट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे, जैसे मान लो ये करके देखो, तो ये ज्वाइंट का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बॉटम से स्टार्ट किया इस असाइनमेंट को, तो उसमें कल हम लोग है ना ऊपर वाले क्वेश्चंस देख रहे थे जो इसमें टॉप पे क्वेश्चंस था। तो अभी आप इसका बताइए आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट है ना, MSQ है ये, दिस इज द MSQ। तो इस तरह क्वेश्चन तो आसान होंगे आप लोगों के लिए। यस। बताइए क्विकली आंसर बताइए, इसका क्या आंसर आएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है, ये BSc लेवल का क्वेश्चन है, जैम गेट में भी इस तरह खूब आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक्स वाई तो डिपेंड कर रहा है ना, तो ये तो कभी ट्रू हो नहीं सकता, बोल रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ एक्स लेस देन वाई है तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो ये तो गलत हो जाएगा ऐसे ही। अब इनमें से कोई एक ट्रू, C8 आएगा सर, C8 आएगा। C8 आ गया तो ये सही हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब x बराबर y की कॉन्टिन्यूअस है ना, तो यस सर। ये भी ट्रू हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में x इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी हमेशा।
ठीक है, किसी को डाउट है देख लीजिए, इजीली कर सकते हैं ना आप लोग। ओके ना, देखो आगे। तो ये सब क्वेश्चन तो आसान है। अच्छा सर, रेंज डिपेंड करेगा तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, जी, इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ फंक्शन एक दूसरे का प्रोडक्ट भी होना चाहिए और लिमिट भी एक दूसरे से फ्री होने चाहिए, तभी बोल सकते हैं आप, है ना। क्योंकि आप मार्जिनल जब निकालेंगे ना तो एक्स की लिमिट 0 से 1 आएगी, और वाई की लिमिट मार्जिनल जो वाई का पीडीएफ आएगा वहां भी वाई की लिमिट 0 से 1 आएगी। जब प्रोडक्ट करेंगे तो 0 से 1 0 से 1 होना चाहिए था अलग अलग, लेकिन यहाँ तो डिपेंड कर रहा है ना, डायरेक्टली दिख रहा है डिपेंड कर रहा है, इसीलिए। सो जब भी यहाँ पे डायरेक्टली दिख गया कि x लेस देन y है, तो x y, अगर x को मैंने 1 फिक्स कर दिया या x को हाफ फिक्स कर दिया, जूम कीजिए, तो y की वैल्यू हाफ से 1 में ही होगी, तो y कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है ना x पे, इसीलिए। यस सर, यस। तो अगर ऐसे सपोर्ट देख के पता चल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, और वैसे भी आप मार्जिन निकाले होंगे तो x का मार्जिन y के मार्जिन का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं आएगा, वैसे भी इक्वल नहीं आएगा। हाँ, सर। क्या पूछ रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू दिस, ये भी कन्वर्जेंस का ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए ये पूछ रहा है आपसे एक्स एन जो है पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ मीन एन स्क्वायर, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल टू दिस, तो आपको समझ आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सी वैल्यू जो है इस पे कन्वर्ज करेगी। ठीक कीजिए, तो सिंपल है ना, जो एक्स एन है दिस इज पॉइसन एन स्क्वायर, और लिमिट है ना, ये जैसे ये सी डी एफ है इस पॉइंट पे एक्स एन का, और ये 1 माइनस सी डी एफ है एक, तो और इफ यू से लेट्स से x is normal 0 1, या z बोल दो आप, z is normal 0 1, so this is the probability z more than 2, यही लिखा हुआ है ना, Yes, sir. ये है z more than 2। तो आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा आएगा z more than 2। यू नो व्हाट, आपको पता होगा ना, एज n टेंस टू इंफिनिटी n लार्ज एक्स एन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल n स्क्वायर कॉमा n स्क्वायर, ठीक है। तो अब n जब लार्ज है तो ऐसा हो सकता है, अब आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, ए बनना है। ठीक है। तो एक्स एन आप समझिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो यहां से क्या होगा, एक्स एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, ठीक। तो हो गया, इससे बस ये ऐसे देखिए कौन सा बनाएगा, और ये लेस देन 2 आना चाहिए, मोर देन 2 आना चाहिए, किसमें मोर देन 2 आएगा वो देखना है आपको बस। ऑप्शन ए ट्रू हो रहा है ये हो सर। रहा है, ओके ठीक है फिर तो ऐसा आपको Option बनाना है। इसमें मोर देन 1 करेक्ट होंगे, राइट? आर, यस, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, है ना। तो क्योंकि ये 4.75 मार्क्स का है, तो जस्ट पहले ये ऐसा बना लीजिए सब में, फिर देख लीजिए इंटेंसिटी लगाया क्या होगा, तो इस आसान है ना। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको,
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn माइनस n स्क्वायर अपॉन हो n जाएगा सर, है। सी भी हो जाएगा क्योंकि सी- प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 और z लेस देन -2 के सेम आएगी प्रोबेबिलिटी। हाँ z है ना, इसीलिए यस, z इज नॉर्मल 0 1, ये ऑप्शन भी ट्रू हो रहा है है सर। ना, वही आपको चेक करना होगा। डी चेक कर लीजिए, डी भी ठीक से। तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो n स्क्वायर घटा देंगे इधर, n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचा हुआ है 1 प्लस 2n और n से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, है ना। एंड ये z बना दो इसको, तो z मोर देन 2 आ जाएगा, तो ये तो ओके है। n टेंस टू इन्फिनिटी पे मैं ये बोल रहा हूँ ना, यहाँ अभी 2 प्लस 1 बाई n होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो z मोर देन 2 हो जाएगा, तो पहला तो ओके है। दूसरा वही है, तो बस z लेस देन 2 हो जाएगा, तो ये z लेस देन 2 हो जाएगा। इक्वल टू लगाना चाहो इक्वल टू लगा लो, ये आ जाएगा। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स एन माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हाँ माइन, है ना, डिवाइड बाई n 1 माइनस 2n, n से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा z लेस देन, क्योंकि ये आया होगा, -2। है ना, 1 माइनस 2n, और n से डिवाइड कर देंगे तो -2, और z लेस देन -2 वही होगा, ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो ये 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी और -2 के पीछे की प्रोबेबिलिटी सेम है, ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो x लेस देन -2 इज सेम एज z मोर देन 2, तो ये भी सही है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले को, तो क्या बन के आएगा ये, 4 आ जाएगा सर। तो xn लेस देन -2n है, तो ये होगा -4 तो -4, x लेस देन -4 आ जाएगा, मतलब z लेस देन -4 आ जाएगा, मतलब z मोर देन 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस का ही है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम टाइप का, जब n लार्ज है तो मतलब कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही है एक्चुअली में इनडायरेक्टली। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट जो है सर, अगर इस वाले क्वेश्चन में जी, अगर दिया होता कि इक्वल की जगह सेटिस्फाई, आई मीन कि ये जो है कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लाइक, तो जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे z ग्रेटर देन 2 था, सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे हमारा डी ऑप्शन था प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 4, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा उस केस में, तो लेकिन बोल सकता है। बोला एग्जैक्टली इक्वल टू ना, नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सेटिस्फाई करने की बात करें तो किसको सेटिस्फाई करना है, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2। जैसे ये तो है प्रोबेबिलिटी Probability z मोर देन 2 है, और Yes, ये है sir. प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू का बोलता कॉन्सेप्ट कि नहीं सर, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये था कि यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है इक्वल टू का, हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ अगर वैल्यू की बात करता, ठीक है, मैं उस केस में पूछ रहा था। अच्छा, वैल्यू की या डिस्ट्रीब्यूशन की, आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन की, हाँ क्योंकि सर, कह सकते हो, मतलब एरिया जो हमारा कवर कर रहा है, अच्छा अच्छा, कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये 4 है, अच्छा ये -4 है, यस सर, ये तो ये 2 पहले पड़ेगा, तो 2 भी हमारा उसमें लाई करेगा, तो अच्छा, आप ये चीज़ कह रहे हैं कि कह इसके अंडर चूंकि ये वाला पूछा इक्वल किसका, तो ये इसका सबसेट हो गया, तो वो यस सर, लेस देन आ गया ना, सबसेट हो जाएगा। हाँ, तो हाँ वैसा सर, कुछ पूछता तो वैसा कुछ होता। ठीक है। जैसे ये तो हमने अभी, अच्छा टी अभी नहीं पढ़ा ना, बाकी ये तो देख तो सकते हैं। ये तो हमने भी थ्योरम्स बहुत सारे पढ़े थे ना क्लास में, जब अभी मैं थ्योरम लिखा रहा था बहुत सारे आपको मल्टीवेरिएट में और यूनिवेरिएट के केस में, मतलब जब थ्योरम्स लिखा रहे थे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, तो ये तो बताइए, तो सीधे सीधे थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं ये सब, है ना, सिंपल थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको स्टेटमेंट याद है तो इजीली आप बता पाएंगे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। ए बी डी सर। सर डी तो ट्रू है।
एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 है तो क्या होगा, एक्स अपॉन वाई कॉची होता है, कॉची 0 1 T1 होता है ना। आपको ये बताना कि एक्स अपॉन वाई विल बी स्टैंडर्ड कॉची इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ T1। कॉची 0 1 का वही PDF होता है जो T1 का होता है, तो ये तो सही है। ये सही है। और यहाँ एक्स वाई बिल्कुल नॉर्मल हो 0 जाएगा। 1 है, और लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं दिया ना, इंडिपेंडेंट दिया है, अच्छा तो वो यस भी नहीं है सर। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का कंडीशन नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं दिया ना, वही तो नहीं दिक्कत है, independent नहीं क्योंकि दिया है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप नहीं ऐसे होगा। कोवेरिएंस को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये है। Yes, sir. तो उस केस में जैसे x प्लस वाई का आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो मीन तो ठीक है 0 कर दोगे, वेरिएंस आएगा 1 2 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई, ये आएगा x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई। तो जब x प्लस वाई अपॉन √2 करेंगे तो भी मीन तो 0 रहेगा, लेकिन वेरिएंस इसका होगा 1 है ना, प्लस कोवेरिएंस एक्स वाई, यही आएगा। चेक कीजिए, तो ये तो नहीं आएगा, तो पहला तो गलत है क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट होता तो ये आता। इनफैक्ट मैं अगर ये बोलूँ आपको हमने आपको क्लास में थ्योरम लिखाया था कि एक्स वाई अगर नॉर्मल है, जस्ट नॉर्मल है, तो कोई गारंटी नहीं कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल आएगा। हमने देखा था ना कि एक्स वाई आर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, तो देयर इज नो गारंटी कि एक्स प्लस वाई नॉर्मल ही आएगा, कोई गारंटी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही आएगा। वैसा सर, तब एक होगा या तो थ्योरम बाईवेरिएट ऐसे ही नॉर्मल। हाँ हाँ, एक थ्योरम ऐसे ही रिलेटेड था कि जिसमें एक्स बाई हमारे इंडिपेंडेंट हैं, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो शायद इंडिपेंडेंट या नॉर्मल को कुछ ऐसे ही था। हाँ इंडिपेंडेंट होगा, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाई नॉर्मल ही होगा। एक थ्योरम ये लिखा हाँ था सर, एक थ्योरम था रहतगी का ही था कि रोहतगी, नॉर्मल को जाएंगे वो। हाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब भी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि कोवेरिएंस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ वो तो आपको देखना पड़ेगा, एक्स यहाँ वाई बोल रखा है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, हाँ एक्स प्लस वेरिएंस वाई अगर एंड एक्स माइनस वाई वेरिएंस अगर इक्वल होने वेरिएंस चाहिए है ना। सेम है तब। हाँ वेरिएंस सेम है तब। जी जी जी। तो अभी के लिए चूंकि हमें बता रखा है एक्स वाई जस्ट नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट नहीं बताया, तो एक्स प्लस वाई मे नॉट बी नॉर्मल, दिस इज नॉट नेसेसरली नॉर्मल, ये कहना चाह रहा हूँ, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ये तो ओके है, एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1 है तो एक्स प्लस वाई बाई 2 क्या यूनिफॉर्म 0 1 होगा? एक्स प्लस वाई तो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्स प्लस वाई ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो नहीं आएगा। एक्स बाइनोमियल एनपी है तो n माइनस 1 बाइनोमियल एनक्यू होगा, ये थ्योरम है ना ये तो। यस सर। एक्स इज बाइनोमियल एनपी GX से भी हो जाएगा देन सर। n माइनस एक्स बाइनोमियल एनक्यू होता है, ये थ्योरम है। ठीक है, यही तो कर रखा है, तो ये थ्योरम है, तो जस्ट थ्योरम, ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूँ सीधा सीधा थ्योरम पूछा है, सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। दोनों थ्योरम ही है, ये सब तो थ्योरम्स हैं। तो अभी क्योंकि आपने अभी ज्वाइंट कुछ दिन पहले पढ़ा था, ज्वाइंट के बाद कन्वर्जेंस पढ़ा है, तो जो भी इन पे क्वेश्चन है यूनिवेरिएट ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमने ये सब पढ़ा, ये तो आप कर ही लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं, बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, ये सब भी आप कर लेंगे, लास्ट टाइम मैं बता रहा था है ना, इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल है, तो ये सब तो कल आपने किया था ना सॉल्व, आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन कल किया था हमने। कंप्लीट सफिशिएंट इज कंसिस्टेंट अनबायस्ड सफिशिएंट कंप्लीट, अभी आते हैं इस पे, इसका थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद। तो एमएलई है ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये भी थ्योरम, ये कल किया था हमने क्या, इसमें 4 ऑप्शन है, क्या बोलना चाहिए, मल्टीवेरिएट का थ्योरम है देखिए। सो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल थ्योरम है, ये सब थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, चेक करके बताइए क्या आंसर होगा। सो एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल विथ मीन 4 and 5, सो विच ऑफ द फॉलोइंग तो डी हो स्टेटमेंट आर जाएगा। ट्रू, है ना, इज ट्रू, ये सिंगल करेक्ट है, एक्चुअली सिंगल करेक्ट ऑप्शन है।
एक्स with प्लस वाई तो गामा फॉलो करेगा ना। तो x is exponential with rate 1/4, y is exponential with rate 1/5, ठीक है। सर डी तो ट्रू है, मिनिमा जो होता है वो एक्सपोनेंशियल के पैरामीटर में हाँ कम हो तो जाता है। ये जो आप मिनिमम लिखते हैं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाता है 1/4 प्लस 1/5, प्लस वन बाई तो 9 बाई नाइन। 20 है ना। सो एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिनिमम ऑफ एक्स वाई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 9/20। मैक्सिमम जरूरी नहीं एक्सपोनेंशियल होगा, एक्स प्लस वाई एक्सपोनेंशियल होना जरूरी नहीं। गामा तब होता है जब दोनों पैरामीटर इक्वल होता, होता है दोनों का ये पैरामीटर सर इक्वल होगा तभी सम गामा होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक्सपोनेंशियल एक λ1 एक्सपोनेंशियल λ2 का सम गामा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है तब भी तो। और एक्स इंटू वाई एक्सपोनेंशियल होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रेट सम हो जाता है, तो रेट का ऐड कर देंगे जैसे ना, सिंपल थ्योरम से। सर वो मैक्सिमम वाला क्या होता है? नहीं मैक्सिमम मैक्सिमम का कोई थ्योरम नहीं है मैक्सिमम के लिए। कोई, ओके। ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का क्वेश्चन है, चेक कीजिए क्या होगा। टाइम हो गया, ओके एक बार चेक कीजिए इसको फिर हम। साई तो हो गया, फाई टी तो नहीं होगा क्योंकि फाई ऑफ जीरो जो है 1/2 आ रहा है। अच्छा तो बस ऐसे ही बाहर हो जाएगा, हाँ। और इसको आप ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ये वाला जो है इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर माइनस मॉड टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो ये किसका है और ये किसका है? इस तो कॉची का है पहला वाला। हाँ सी एक्स टी इंटू सी वाई टी टाइप का बोल दीजिए। और यहाँ पे जब आप जीरो रख रहे हैं तो जीरो रखने पे आपका हाफ आ रहा था ऐसे ही, है ना। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता तो जीरो रखने पे 1 आना चाहिए था, राइट, बट ये 1 नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो है प्रोडक्ट हाँ तो पहला वाला। तो ये तो पक्का नहीं है, और ये है ना, तो ये सिंपल सम हो जाएगा ना। मान लीजिए ये साई जो है जेड का एम जी, तो ये में क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, तो जेड क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट है तो अगर इफ जेड इज एक्स प्लस, प्रोडक्ट हो जाता है, यस सर, एडिशन। if z is x plus y, if z is x plus y, then characteristic function of z will be product of characteristic function of x and y। यस सर। ये चीज है, तो if and इसीलिए only if नहीं है ना सर इसमें ना। हाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं है, वन वे है। तो इसलिए मैंने कहा अगर ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, तो वैसा बनाया जा सकता है ना, मतलब ये चीज है तो होगा ये। तो ये ठीक है, फाई तो है लेकिन साई नहीं है, ठीक है ना। फाई तो है साई नहीं है, बाकी तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। है ना, तो मतलब अगर ऐसा होगा तो इसका ये आ गया, तो ये तो होगा ही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका मतलब। Yes. ये तो आप कर सकते हैं, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मेन कन्वर्जेंस का थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ लोगों ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएगा वो भी, धीरे 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 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। जितने भी पीवाई क्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके ढूंढ के कीजिए। मैं असाइनमेंट है ना, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि वो बना देगा, तो मैंने बोल रखा ऑलरेडी Yes. बना रहा होगा वो तो। हम्म उसके बाद सर इन्फ्लुएंस चालू हो गया। हाँ उसके बाद अभी हम ये अभी इस वीक में कल भी, कल क्या है सैटरडे है ना,
अच्छा अभी थर्सडे चल रहा है, इस वीक मैं क्वेश्चन से कराऊंगा, मंडे से फिर मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा। तो मंडे से अभी मैं अगला थ्योरी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम, इस वीक में प्रॉब्लम ही कराऊंगा अभी। तो अभी इस वीक में हम क्वेश्चन से कराएंगे। अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट करके मैंने ये वाला पार्ट अभी डिस्कस किया है यहाँ तक। ये तो हो गया है ना। फिर ये भी, कंप्लीट हो गया सर। ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हो गया है। सो अभी ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये भी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है। स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस ये भी मैंने करा दिया था आपको, ठीक है। तो मेनली अभी तो मैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। हाँ सैम्पलिंग, उससे पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे बाईवेरिएट नॉर्मल एज अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू नॉर्मल, और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम आएंगे इन सब पे सैम्पलिंग। पहले बाईवेरिएट नॉर्मल और मल्टीनोमियल एक क्लास में ही दोनों लगता है हो जाएगा, नहीं तो एक क्लास में बाईवेरिएट नॉर्मल, एक क्लास में मल्टीनोमियल, तो वो डिस्कस करके फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर, एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड रेंज। रेंज क्या होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो है। उसके बाद फिर हम ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर ये वाला मार्कोव चेन वाला पार्ट कर लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर आगे आएंगे, धीरे धीरे देखेंगे ना। तो ये है, सब चीज़ें बहुत है, लेकिन आप देख लेना जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो उसकी तैयारी करो, जो नहीं है उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि जिससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं वो करो, जिससे एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं यू कैन स्किप दैट पार्ट, ये है। इन्फ्लुएंस तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इससे है ना एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट ये वाला पार्ट, जैसे जैम गेट में जो है ना, यही सिलेबस, गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस मोर और लेस इतना ही है ना, इसमें ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा ये है हाँ, और बाकी सिंपल, हाँ ये है, गेट में इतना ही है पूरा। गॉस मार्कोव मॉडल भी है सर। गॉस मार्कोव मॉडल एस्टिमेबिलिटी, वहाँ पे गॉस मार्कोव मॉडल थोड़ा सा है उसका ना, और रिलेशन में मल्टीवेरिएट भी है, ये वाला पार्ट भी है, तो देख लेंगे इस गेट का सिलेबस पूरा, देखो ये वाला पार्ट भी है, तो मल्टीवेरिएट वाला पार्ट भी है। पीसीए वहाँ नहीं है, लेकिन कुछ पीसीए पार्ट है, क्लस्टर ये सब डिस्क्रिमिनेंट नहीं है। ये सब नहीं है गेट में, तो गेट में इसका थोड़ा सबसेट है, गेट वाला सब कुछ यहाँ पे है। तो ठीक है, अभी मैं कल परसों हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अभी मंडे से अभी ये वाला थ्योरी मैं स्टार्ट करूंगा, बाईवेरिएट या, वो जो हाँ एक सर थे आईटी बॉम्बे के, वो मल्टीवेरिएट लास्ट टाइम पढ़ाए थे क्या? लेक्चर देख रहा था, प्लीज नाम ध्यान नहीं आ रहा है। योगेश, योगेश, यस सर हाँ वो योगेश। कुछ प्रॉब्लम क्लास लिए होंगे आई थिंक, हाँ हाँ एक दो क्लास था। हाँ, एक दो क्लास उनका होगा इस बार, है ना, तो वो, लास्ट टाइम पे लिया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, वो लास्ट टाइम गेट वाले बैच के लिए, गेट नेट के लिए, गेट के लिए बोलिए थे। ठीक है, आज यहीं अच्छे स्टॉप से हो करते हैं, जाए। तो कल कंटिन्यू करते हैं, हाँ ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी गेट की क्लास होगी तो थैंक यू सर।